नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। आप अपने फ़ोन उठाइए और कोविड-19 से जुड़े तमाम सवाल, भ्रम भ्रांतियां हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आपके सवाल ले चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास। हर रोज़ हमारे साथ अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। और आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूँ ज्योतिका और मेरे साथ है मेरे कलीग गौतम। Shukriya, Jyotika. Well, you know what the drill is. We've been doing it almost every day, right since this pandemic took hold of not just the country but the entire world. You can call us live on the phone numbers that will flash at the bottom of the screen, or as Jyotika said, you can connect with us on Facebook. Let's quickly introduce you to our guests as well. We have two experts in the field, their own fields today. We have Dr. Yatin Mehta, who's chairman Medanta Institute of Critical Care, and we also have Dr. G.C. Khilnani with us, former HOD Pulmonary Medicine at the All India Institute of Medical Sciences, that's AIIMS in Delhi. Welcome to you both and thank you for joining us. First to you, Dr. Mehta, what do you make of the fact that our recovery rate has been going up every day? In fact, in the past 24 hours for the first time, perhaps the number of people who have recovered from COVID-19 has exceeded 1 lakh. That's a big number, isn't it? The recovery rate has increased. So number of people actually who have got the disease and recovered from it is rising. At the moment, the total number of cases, 80% of the patients have recovered already or recovering. So that is reassuring, although the numbers are going up. So we do not have to be complacent. We still have to continue with whatever we are doing from the point of view of the government and the point of view of all of us to prevent further spread. But that's a little reassuring, yes. Right. डॉक्टर जी.सी. खिलनानी आपके पास आएंगे। जिस तरह से हमारा रिकवरी रेट बेहतर स्थिति में है और अगर डेथ रेट की बात करें वो सबसे कम आंका जा रहा है, जो जितने भी देश हैं उनमें हम भी शामिल हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन जाता है टेस्टिंग को लेकर कि लगातार जो हम टेस्ट्स कर रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 से, तो बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर टेस्टिंग का रोल। और लगातार हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो आगे बढ़कर अपना टेस्ट जरूर कराएं अगर उनको थोड़े से भी सिम्टम्स महसूस होते हैं। नहीं, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो आप सब पेशेंट्स को डायग्नोज कर पाएंगे, जो बहुत सीरियसली बीमार है, जो कम बीमार है या जिनको बहुत कम तकलीफ है, उससे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। तो ऐसा होने से हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। अगर आप बीमार को पकड़ेंगे नहीं तो वो तो बीमारी फैलाते रहेंगे। इसलिए टेस्टिंग जैसे WHO ने कहा था शुरू में, जिस देश में टेस्टिंग प्रोपोर्शन बढ़ा है वहां ये बीमारी कंट्रोल हुई है। और हमारी ये रिकवरी रेट जो है वो भी टेस्टिंग से रिलेटेड है इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर आप जो डायग्नोज करेंगे जिनको माइल्ड डिजीज है तो नेचुरली आपकी रिकवरी रेट बढ़ेगी। जो रिकवरी रेट बढ़ती है उसका एक कारण होता है लेवल ऑफ केयर, मेडिकल केयर विच इज गिवन। और शुरू में जो डेथ रेट हमारी 3 to 4% है, अब 2% से भी कम आ गई है। वो इसलिए है कि एक तो सरकार ने जो सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी कर दी है, ऑक्सीजन हो या ट्रीटमेंट हो या रेमडेसिविर की दवाइयां कहें, या जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे हैं। पब्लिक अवेयरनेस बहुत टेलीविजन के माध्यम से भी बहुत आई है। तो और दूसरा ये है कि बीमारी को भी हम समझ गए, जो 6 महीने पहले 5 महीने पहले हमें नहीं पता था कि किस तरह से उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, वो धीरे धीरे समझ में आया है। तो वी हैव रीच्ड द स्टेज कि जहां पर हम जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, टाइम पर उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीवायरल ड्रग्स और प्लाज्मा थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी सब देते हैं। यही कारण है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। Right. We have a question coming in from a viewer on Facebook. Ashish Pandey wants to know that antigen test is showing negative. Do we need to go for RT-PCR? Dr. Mehta, would you like to take that on? Yes, that's a very common question which people ask. Yes. Well, it is very clear. If the antigen test is positive, that means you are positive. So that is it. But if the antigen test is negative,
then you still need to go for RT-PCR. Do you understand? That means antigen test is negative, that doesn't necessarily mean you're negative. But if it is positive, that means you have the disease. Antigen test primarily is a sensitivity of about 60 to 70%. That means out of 100, if you test, 30 who have the disease, you will not be able to detect. Right, So but the gold perhaps standard- people also need to understand why is it that if the antigen test is negative, one still needs to go for RT-PCR? Yeah, you must go for RT-PCR because, as I said, sensitivity of antigen test is about 60-70%. That means out of 100, 30 patients who are positive, who have the disease, will not be caught by antigen testing. And that is the reason RT-PCR is the gold standard. So for confirmation, RT-PCR has to be done. राइट डॉक्टर खिलनानी, आपके पास आएंगे अगले सवाल के साथ। ऑनलाइन दर्शक हैं सुनील कुमार, पूछना चाह रहे हैं कि पोस्ट टीबी सिक्वेल कोमोर्बिड कैटेगरी में आता है और इसका कोई परमानेंट इलाज है? ये पूछना चाह रहे हैं, लंग्स से ब्लड आता है लेकिन सांस नहीं फूलती है, तो क्या कोई इसका इलाज है? हाँ, तो ये दो सवाल हैं। जो पहला सवाल है, ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वो कोमॉर्बिडिटी में आता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो रिकवर्ड ट्यूबरक्लोसिस होती है वो दो तरह से होती है। एक वो होता है जिसमें कि रेजिडुअल डैमेज कुछ नहीं है लंग में और लंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी जैसे लिम्फ नोड या बोन्स में या ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस होती है। अगर वो पूरा रिकवर हो गई तो वो उसको कोमॉर्बिडिटी नहीं मानेंगे। अगर लंग में रेजिडुअल फाइब्रोसिस है तो उसको मानेंगे। जो दूसरा प्रश्न है कि उनको ब्लड आ रहा है लेकिन सांस नहीं फूलती है, तो जो ब्लड आना और सांस फूलना दो अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस में अक्सर सांस नहीं फूलती है, सांस तभी फूलेगी जब दोनों फेफड़ों का बड़ा हिस्सा ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हो जाता है। सिर्फ खून आने की वजह से अक्सर सांस नहीं फूलती। सर, क्या ये प्रोग्रेसिव डिजीज है? ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से ग्रस्त हैं और कोविड काल में काफी चिंतित हैं क्योंकि कई ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं बट आराम नहीं मिल रहा है। जी हाँ, तो ये जो खून आता है ट्यूबरक्लोसिस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। जो पुरानी टीबी होती है उस वजह से भी अक्सर खून आता है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस के जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, उस वजह से खून हो जाता है। इसका ये मकसद नहीं है कि उनको टीबी है, तो इसलिए उसको उसकी जांच करानी चाहिए कि उनको एक्टिव टीबी है या पुरानी टीबी की वजह से खून आ रहा है, उसका इलाज होना चाहिए। पर इसका कोविड से इतना डरने की जरूरत नहीं है कि उनको कोविड हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। बट क्या एहतियात बरत सकते हैं इस टाइम में? देखिए, एहतियात तो यही बरतनी है कि जो सबको पता है, वो हजारों बार हम बता चुके हैं कि बिना वजह के बाहर बिल्कुल न जाए, लोगों से ना मिले, दुकानों पे नहीं जाए, घूमे नहीं, हमेशा मास्क पहने। अगर सामने वाला भी मास्क नहीं पहनता है तो उसको बोले कि भैया तुम मास्क पहनो, मेरे पास में मत आओ। मैं ये देख रहा हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सड़कों पर दिल्ली में आज इतनी भीड़ हो गई जितनी 8 महीने पहले होती थी, उतने ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गए। इसका साफ मतलब है कि लोग बिना वजह भी घूम रहे हैं बहुत। और दुकानों पे मैंने देखा है कि ऐसी भीड़ हो जाती है कि जैसे पहले हुआ करती थी। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकार ने तो सबको समझा दिया कि भाई आपको इस तरह से रहना है। अब एक एक का हाथ पकड़ के तो पीछे नहीं करते ना। मैं भी अब दुकान पे जाता हूँ। डॉक्टर खिलानी, Dr. Khilani, Sunil also wants to know if there is any permanent cure for his ailment. सॉरी, हाँ, इसकी परमानेंट केयर है। अगर तो उनको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है जो कि जांच से पता चलेगा तो उनको 6 महीने के लिए टीबी का इलाज कराना चाहिए। अगर सिर्फ खून आता है और अगर उसमें उनको एक्टिव टीबी नहीं है तो उनके खून बंद करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो उसकी नाड़ी को बंद कर दिया जाता है एंजियोग्राफी के जरिए, या कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये इंट्रिकेट चीज है, ये आपके जो लंग के स्पेशलिस्ट है वो डिसाइड करें। जी, राइट। एंड इज दिस प्रोग्रेसिव आल्सो? अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो वो प्रोग्रेसिव होती है। अगर सिर्फ खून आ रहा है तो वो कभी कभी अपने आप ही बंद हो जाता है, लेकिन वो सीटी स्कैन वगैरह देख के ही पता लगेगा कि उसका क्या इलाज करना चाहिए। Okay, Sunil, we've tried to take all your questions. I hope you're satisfied with that. We have another query coming in from Anu Agarwal on Facebook. She's asking, is it okay to come around family after 14 days of isolation after being positive and no symptoms for 7 days? She's also asking if
if in a scenario where her area doesn't do any retesting, can she be around her family? Dr. Mehta. Yeah, see, the government does not, ICMR does not recommend retesting now. Yes. To discharge a patient from hospital. But normally what we say is even after discharge from the hospital, the patient should be in home isolation for 7 days. That is de facto from the start of the symptoms, around three weeks, patient should not be exposed to other people. So at home also. After that, he can interact with the family members. And second question, I think, was the testing of. Dr. Mehta, very small request. Can you please bring your microphone a little bit closer to your mouth, because you're not that much clear. We were trying technically also from our side, but we'll try to All right. So एक और सवाल हमारे साथ है, मीनल कोहली जी पूछना चाह रही हैं, if a person goes for RT-PCR and result is negative on second day after getting fever on the day 1, what is the probability of RT-PCR being false negative? And he had continuous 101 fever for 4 days. Dr. Mehta. See, fever can be because of multiple reasons. COVID is not the only disease which you have. But normally, RT-PCR can be negative in the initial phase of the illness. So it is a good idea if the fever is persistent to repeat it after about 4 days, which may turn positive. Because RT-PCR also depends on the total viral load in the throat. When you collect the sample, how the sample is collected, the expertise of the person who's collected the sample, and the amount of virus which is there in your respiratory tract. So there are many variables. So just because one RT-PCR test is negative and you have fever, that doesn't necessarily mean that you are negative. I would advise in the present circumstances to repeat the test after 4 days. Right. Sir, एक और broader perspective में सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. डॉक्टर खिलनानी, मैं आपके पास आऊंगी. ये मौसम है और प्रॉब्लम्स का भी, अगर हम बात करें डेंगू की, चिकनगुनिया की और अदर वायरल इन्फेक्शंस की, या कहें मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की बात करें, तो ये मौसम ऐसा है, ऐसे में काफी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं कोविड-19 और इन प्रॉब्लम्स की, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है. और देखा गया कि कोविड के डर में बाकी चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है. ऐसे में हम कैसे आगे बढ़े? अगर फीवर आ जाता है, बदन टूट रहा है, सर में बहुत दर्द है, टेस्ट आपका नेगेटिव है, कैसे आगे बढ़ा जाए और टेस्ट की तरफ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और बहुत इम्पोर्टेंट है. इस समय जो साधारण कॉमन कॉजेज होते हैं बुखार के, इसके कोविड के अलावा जैसे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, बहुत तरह के वायरल फीवर होते हैं, टाइफाइड फीवर होता है, स्क्रब टाइफस होता है, ये 5-7 कॉजेज हैं जो इस समय बहुत कॉमन है. तो ये जो ड्यूटी है और ये जो जॉब है, ये जो काम है, ये डॉक्टर का है. आपका काम है डॉक्टर को बताना कि मुझे ये तकलीफ है. इस समय जो हमारे पास जो लोग बुखार से आते हैं, जैसे पहले 2 दिन का अगर तेज बुखार है, कोई भी पंडित नहीं डायग्नोज कर सकता क्लिनिकली कि ये डेंगू है या ये बिल्कुल ये कोविड है या कोई मलेरिया है. इसके लिए टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है. लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस समय सबसे कॉमन कॉज फीवर का जो है वो कोविड है. दूसरी बात यह कि अगर आदमी को शुरू में गला खराब हुआ है और फिर बुखार हुआ है, सीवियर बॉडी एक है, या स्मेल खत्म हो गई है, या टेस्ट खत्म हो गया है, तो डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है कि ये कोविड है. तो कोविड टेस्ट कराना जरूरी है. उसके अलावा डेंगू के अलग टेस्ट होते हैं, मलेरिया के अलग टेस्ट होते हैं, टाइफाइड के अलग टेस्ट होते हैं. वो सब हम कराते हैं पेशेंट के डायग्नोज करने के लिए. लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस समय जिसको बुखार और खांसी या गला खराब या बॉडी एक हो जाए, उसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है. ये जो हमने एंटीजन टेस्ट की बात करी, डॉक्टर मेहता ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया. इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे कई सारे पेशेंट ने शुरू में एंटीजन टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, और फिर 5 दिन वो बिल्कुल दबंग घूमते रहे पूरे कम्युनिटी में, और 6ठे दिन फिर उन्होंने टेस्ट कराया RT-PCR, वो पॉजिटिव आया. तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है उनको समझाना कि आपको ये कोविड नेगेटिव है, तो भी आपको ध्यान रखना. डॉक्टर की ड्यूटी है कि डेली सीरोलॉजी, ब्लड कल्चर और मलेरिया का टेस्ट कराए. पर पब्लिक को जानना जरूरी है कि ये सब कारण बुखार के हो सकते हैं. ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है.
Right. Now we have a viewer who wants to know a little bit more about the Feluda test of COVID-19. Dr. Mehta, if you could tell something about this. It's just been approved, and it's based on CRISPR, which I think people are very, very curious about. How does it really test, and how accurate is it? No, I think Dr. Khilnani is a better person to answer this, because I have really not looked up. I've gone through that test. This is a new test. It should be still be taken as an experimental test. It is not as good as RT-PCR. It is probably better than antigen test, but it needs to be validated in the larger community for it to be of clinical use. Currently, RT-PCR should be taken as a standard. But one should understand that RT-PCR is also not 100% sensitive. Its sensitivity varies from 60 to 90%, not 100%. But nobody should go with the idea that the new test is going to make any game change. To my mind, no. Okay. Right. But at the same time, a lot of false information is also being circulated, especially on social media about CRISPR itself, that is genome editing technology based, and it has wider implications. Could you tell us to what extent is this all hogwash really? No, it's not a hogwash at all. It is published in the best of the journals, and I have gone through that the whole in detail. But the fact that it can have negative implications. Let me explain to you, sir. That whatever new technology comes, it is to be tested in larger community, what is called as validation. For the validation, you have to test it in the community in thousands and thousands of patients for it to be found to be useful. So my opinion is that this CRISPR technology is a new technology, it's a promising technology. Okay. But it has to see the light of the day by means of further testing in the community, larger community. Right. And we as of now, we have several tests, besides RT-PCR, antigen test, we also have an antibody test, which is going to be useful in the later part of when we come to the surveillance and herd immunity and so on and so forth. So far, we should think from your side. I want to tell people, please don't expect any miracles from this technology. The technologies that we do have and have validated is good enough to control COVID infection. The only thing its use must be understood, how to use it, when to use it, and how to interpret it. That is what is important. राइट डॉक्टर मेहता, आपके पास आएंगे एक और सवाल के साथ. अभिषेक राज पूछना चाह रहे हैं कि he is in home isolation for last 14 days and he doesn't have any symptoms from past 10 days. Can he come out of his room, and will his wife be at risk? And now after so how many days? See, if he is in home isolation for 14 days, his infectivity is quite low. If he wants to, although it is not recommended to retest it, if he wants to be sure, he can retest it. But if he is asymptomatic for 10 days, it is safe for him to interact. Right. एक और सवाल आया है कि after how many days one should go for retest for getting negative report to rejoin duty? मेरे ख्याल से इसका डॉक्टर साहब पहले जवाब दे चुके हैं कि अब तो रीटेस्टिंग की कोई ऐसी जरूरत समझी नहीं जा रही, आवश्यकता नहीं है. रीटा सील पूछ रहे हैं, suppose a person is tested COVID positive, then how to approach doctors and what medication should be taken? Also, please explain what is telemedicine. Dr. Mehta, would you like to comment on this? Yeah, see, what medicines to take? Is the doctor, it will be prescribed by the doctor. Yeah, depending on your mild disease, moderate disease or severe disease, whether you require home isolation or you require admission somewhere in COVID care facility or in the hospital. That will depend on the severity of your illness, and that will determine what medications you take. But basically, for a mild case which you manage at home, normally if you get fever, you are prescribed paracetamol is safe to take. People give vitamin C, people give zinc, people give vitamin D for 3 days. And then you can take some antiviral also. For mild cases, tablets are available of antiviral drugs, favipiravir. It's available, which can be taken, which is recommended for mild diseases.
And for severe diseases, then the other therapies are available, steroids and other sorts of antiviral agents. I will not get into details of these, but at home, these are the things which you can do. Some people are giving doxycycline also, but please do not self-medicate. Take a doctor's advice and prescription before you start taking the medicine. राइट डॉक्टर खिलनानी आपके पास आएंगे। राहुल मल्होत्रा पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज गाइड अस व्हेन टू गो फॉर RT-PCR, एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड देयर इंपॉर्टेंस। No, RT-PCR we have already said. RT-PCR is used for the diagnosis of COVID, and I want to tell you the maximum positivity of the RT-PCR is first 3 to 4 days. After that, the sensitivity of the test goes down. So therefore, if anybody who is suspected of having COVID infection, RT-PCR is the test of choice. The antigen test is useful. It can be done as a screening test, especially in asymptomatic people. It can be tested, but it does give a false sense of security. Dr. That's Khilnani, what- in the context of the RT-PCR, you said testing 3 to 4 days after appearance of symptoms, right? Any of the symptoms? No. The positivity is maximum 16 hours before start of the symptom and up to 3 days. After that, the positivity keeps on going down. The viral load is maximum during first 3 days. Now I'll tell you about a little bit about antibody test. Ji. And there are 2 types of antibodies are there, IgM and IgG. IgM antibodies appear early. The earliest that antibodies appear is 7 days, but everybody agrees that antibody test must not be done before 14 days from the start of the illness. Therefore, it has no diagnostic value. The value of antibody test comes for 2 purposes. One, that when you want to find out the seroprevalence in the community, like in Delhi, it has already been done. We have found that it is 29%. Or if you want to use it for purpose of convalescent plasma therapy, which is done only in confirmed COVID positive cases, and that is done on 28th day onwards, to find out that they have sufficient antibodies to be given as a treatment for patients with COVID. राइट डॉक्टर मेहता, टेस्ट की हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार जैसे कि डॉक्टर खिलनानी ने भी कहा कि इस वक्त ज़रूरत है लोगों में इस जागरूकता को फैलाना कि टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे देखे जा रहे हैं, हल्का बुखार हुआ, घर में पैरासिटामोल खाई या क्रोसिन खाई और 2-3 दिन इंतजार किया। मिकी शर्मा जानना चाह रहे हैं कि इनका सवाल कोविड-19 से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि पिछले हाल के दिनों में पहली बार ही had symptoms of diabetes, just staying at home throughout since July. I slowly became unable to eat anything as it started strong pains in my right side of the abdomen, kidney region, lower abdomen. I also got the RFT done, but nothing is increased except uric acid in the report. Dr. Mehta, would you like to suggest to him what might be wrong with him? Well, just based on the RFT and pain in the abdomen, you may not be able to diagnose things. There are certain blood tests which needs to be done, and also recent onset you will have to rule out the pain abdomen with diabetes. Certain blood tests for pancreatitis need to be ruled out, and he probably needs to get pain is severe, then he needs to get an ultrasound of the abdomen done in case there is a gallbladder or something pain happening on the right side. But interestingly, in COVID-19 also, new onset diabetes has been reported, and if you already have diabetes, so this person then clearly needs to consult a doctor properly. Perhaps telemedicine is what you've explained would be something that should be actively explored. We would strongly suggest that, won't we, Jyotika? Right. In the present times is a very useful thing to have. Right. So Okay. राइट डॉक्टर मेहता, डॉक्टर खिलनानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, अपना वक्त हमारे साथ बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आज डॉक्टर स्पीक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Thank you.